यह कहानी ऐसे जीवन के बारे में है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रामेश्वर है। मैं बनारस के विश्वनाथ गली के उस कोने में पैदा हुआ जहां गंगा की हवा में भी घंटियों की गूंज और चंदन की महक हमेशा बसी रहती है। मैं एक बड़े हूँ या हूँ कहे कि था मेरे हाथों ने बेजान लकड़ी को ऐसे ऐसे रूप दिए कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। यह कारीगरी मुझे मेरे बापूजी से मिली थी और उन्हें उनके बापूजी से। हमारी कई पीढ़ियां इसी छेनी हथौड़ी की धुन में लकड़ियों को जीवित करते आई है। हम लकड़ी नहीं विश्वास तराशते थे। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती फूल थी मेरी पत्नी सरला। जब वो हमारे 2 कमरों के पुराने मकान में दुल्हन बनकर आई तो लगा जैसे साक्षात अन्नपूर्णा घर में उतर आई हो। दीवारें फटी हुई थी, छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन सरला ने अपनी मुस्कान और मेहनत से उसे जन्नत बना दिया था। हमारी दुकान भी बस एक छोटा सा खोखा था। चौक में एक तख्ता जिस पर मैं अपने कुछ पुराने औजार रखकर बैठा था, लेकिन सपने हमारे बहुत बड़े थे। हम दोनों ने दिन रात एक किए। मैं दुकान पर लकड़ी से जूझता, सरला घर में चूल्हे से। कभी कभी रात के बाहर बज जाते, खाना याद ही नहीं रहता। वो एक थाली में 2 रोटी सब्जी और एक गिलास लस्सी लेकर दुकान पर चली आती और अपने हाथों से खिलाती। उसकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान उड़ा देती थी। मुझे आज भी याद है, हमारी पहली बड़ी कमाई एक सिल्क व्यापारी पंडित जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक भारी भरकम पालकी मंगवाई थी। मैंने उसमें अपनी सारी कारीगरी उड़ेल दी थी। 20 दिन 20 रात लगातार काम किया। जब पालकी तैयार हुई तो पंडित जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने मुंह मांगा इनाम दिया। उस रात में पैसे लेकर घर लौटा तो सरला गंगा आरती कर रही थी। मैंने सारे पैसे उसके चरणों में रख दिए। उसकी आंखों में जो खुशी के आंसू थे वो मेरे लिए दुनिया की सारी दौलत से बड़े थे। उन पैसों से हमने दुकान को थोड़ा बड़ा किया, एक शीशे की अलमारी लगाई। धीरे धीरे हमारा नाम श्री विश्वकर्मा फर्नीचर बन गया। फिर हमने चौक के पास ही एक पक्का मकान खरीदा। हर ईंट हमने अपने सपनों से जोड़ी थी। और फिर आई वो रोशनी जिसने हमारी सारी दुनिया रोशन कर दी। हमारा बेटा अंकुर। उसकी पहली किलकारी सुनकर लगा जैसे सारी कायनात हमारे पास आ गई हो। हमने कसम खाई कि अंकुर को वो सब कुछ देंगे जो हम कभी नहीं पा सके। उसे बनारस के सबसे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलवाया। उसकी हर जिद पूरी की। वो कहता, पापा मुझे वो ड्रोन चाहिए, तो मैं दौड़कर ले आता। सरला तो उसकी नज़र उतारते नहीं थकती। अंकुर हमारा चिराग था, हमारा बुढ़ापा था, हमारा घमंड था। मैं उसे दुकान पर ले जाता और लकड़ी की परख सिखाता। वो मासूमियत से पूछता, पापा मैं भी आप जैसा बड़ा ही बनूंगा। मैं उसका माथा चूमकर कहता, नहीं बेटा, तू मुझसे कहीं बड़ा बनेगा, तू सेठ बनेगा। वक्त पंख लगाकर उड़ा। अंकुर ने दिल्ली से MBA किया और जब घर लौटा तो हमारा सीना चौड़ा हो गया। उसने दुकान को नया रंग रूप दिया, वेबसाइट बनवाई, कैटलॉग छपवाई, शोरूम जैसा बना दिया। कारोबार चौगुना हो गया। हम और सरला सोचते बस अब जिंदगी कामयाब हो गई। फिर एक शाम अंकुर ने कहा कि वो रिया नाम की लड़की से प्यार करता है। फोटो दिखाई बहुत सुंदर थी, लेकिन पता चला कि रिया लखनऊ के बड़े रियल एस्टेट वाले की इकलौती बेटी है। उसका लाइफस्टाइल हमसे बिल्कुल अलग। मेरे मन में एक बेचैनी हुई, पर बेटे की खुशी के आगे चुप रहा। सरला ने समझाया, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा। शादी धूमधाम से हुई। हमने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी। रिया बहू बनकर आई। शुरू के कुछ महीने तो सब स्वर्ग लगा। मीठा बोलती, पैर छूती, सरला को माँ कहती, लेकिन तूफान छिपा था। धीरे धीरे रिया ने घर के काम से मुंह फेर लिया। सरला सुबह 4 बजे उठकर
पूजा रसोई संभालती, रिया 10 बजे तक सोती रहती। अगर सरला प्यार से कुछ कहती तो मुंह फुला लेती और अंकुर से शिकायत करती, तुम्हारी मम्मी मुझे नौकरानी समझती है, मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ। अंकुर जो कभी भी माँ पर जान छिड़कता था, अब माँ को ही टोकने लगा। माँ वो मॉडर्न लड़की है, उसे ये सब नहीं आता, नौकरानी रख लो। सरला की आंखों में पहली बार बेटे के लिए शिकायत देखी, पर वो चुप रही। फिर रिया के खर्चे, डिजाइन लहंगे, पार्टियां, गोवा दुबई के ट्रिप, दुकान का पैसा पानी की तरह बहने लगा। मैंने एक दिन अंकुर को समझाया तो उसने रुखाई से कहा, पापा आप पुराने जमाने के हैं, आज स्टेट बनाना पड़ता है। धीरे धीरे अंकुर हमसे दूर होता गया। डिनर टेबल, हमारी कुर्सियां खाली रहने लगी। सरला उसकी पसंद की खीर बनाकर घंटों इंतजार करती, फिर चुपके से आंसू पोंछकर सुबह गाय को डाल देती। हम अपने ही घर में अजनबी हो गए थे। और फिर वो काला दिन आया। एक सुबह अंकुर कुछ कागजात लेकर आया। पापा बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन ले रहा हूँ, बस आपके साइन चाहिए। मैंने बेटे पर आंख बंद कर भरोसा किया, बिना पढ़े साइन कर दिया। अगले दिन दुकान पहुंचा तो अंकुर और रिया गल्ले पर बैठे थे। 2 गुंडे टाइप के आदमी थे। अंकुर ने मुझे कागज थमाया। मकान और दुकान उसके नाम ट्रांसफर हो चुके थे। मैं चीखा, अंकुर ये क्या है? रिया ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, धोखा नहीं है अंकल जी, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। आप दोनों बूढ़े हो गए, अब आराम करो, ये सब अब हमारा है। अंकुर ने ठंडे लहजे में कहा, अब यहाँ आपकी जगह नहीं, इज्जत से चले जाइए वरना धक्के मारकर निकलवा दूंगा। सरला उसके पैर पर गिर पड़ी। बेटा माँ को मत निकाल। रिया ने उसे धक्का दे दिया। बहुत ड्रामा हो गया, निकलो वरना पुलिस बुला लूंगी। हम पहने हुए कपड़ों में सड़क पर थे। बनारस की वही गलियां जहां लोग मुझे रामेश्वर मिस्त्री कहकर सलाम ठोकते थे, अब मैं वहां का भिखारी बन गया था। कई रात हम घाट पर मंदिर के बाहर सोए, भीख की रोटियां खाई। मेरे वो हाथ जो देवी देवताओं की मूर्तियां तराशते थे, अब एक रोटी के लिए फैले। पर सरला ने हार नहीं मानी। एक रात घाट की सीढ़ियां पर ठिठुरते हुए उसने अपना फटा दुपट्टा मेरे कंधे पर डाला और कहा, चिंता मत करो, गंगा मैया सब देख रही है, हम फिर अपना आशियाना बनाएंगे। हमने 80 घाट के पास एक झुग्गी में छोटा सा कमरा लिया। मैंने दूसरों की दुकानों पर मजदूरी शुरू कर दी। हाथ कांपते थे, आंखों धुंधली थी, पर पेट की आग सब करवा लेती है। एक दिन चौक में मेरा पुराना दोस्त सुरेश मिला। वो अब दिल्ली मुंबई तक फर्नीचर सप्लाई करता है। मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें भर आई। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामेश्वर तेरे हाथों में आज भी जादू है, अब बदला नहीं, न्याय लेंगे। सुरेश की मदद से मैंने दशाश्वमेध घाट के पास एक छोटी सी गुमनाम वर्कशॉप खोली। मैंने दिन रात एक कर दिए। ऐसे ऐसे मंदिरों के दरवाजे, झूले, पालकियां बनाई जो पहले कभी नहीं दिखी। सुरेश ने उन्हें एक अनजान बनारसी कारीगर के नाम से बड़े बड़े मंदिरों और महाराजाओं तक पहुंचाया। देखते ही देखते उस गुमनाम कारीगर की धूम मच गई। इधर अंकुर और रिया की हालत खराब होती गई। अंकुर को दुकान चलाना नहीं आता था, ग्राहक छट गए, कर्ज बढ़ता गया। रिया के खर्चे कम होने का नाम न ले रहे थे। दोनों में रोज झगड़े। फिर सुरेश ने बाजार में अफवाह उड़ाई कि काठमांडू का एक बहुत बड़ा राज परिवार बनारस आ रहा है, उसे अपनी कुलदेवी के मंदिर के लिए एक अनोखा स्वर्ण जड़ित झूला पालना चाहिए जो सिर्फ रामेश्वर मिस्त्री की खानदान की पुश्तैनी कला है, कीमत कोई भी हो देने को तैयार। खबर अंकुर तक पहुंची तो उसने सोचा यही आखिरी मौका है। दोनों मुझे ढूंढते ढूंढते मेरी वर्कशॉप तक पहुंचे। महंगे कपड़े भी उनकी बदहाली छिपा न सके। मुझे देखते ही अंकुर पैरों पर गिर पड़ा। पापा माफ कर दो। रिया भी रोने का नाटक करने लगी। मैंने कहा, झूला बनाऊंगा लेकिन शर्तें हैं, जो कहो मंजूर। दोनों ने एक साथ कहा, शर्तें थी,
1 महीना यही वर्कशॉप में रहोगे, फर्श पर सोओगे, नमक मिर्च की रोटी खाओगे, रिया सारा घर का काम करेगी, झाड़ू बर्तन कपड़े, अंकुर मेरे साथ मजदूरी करेगा, लकड़ी उठाएगा, रेत घिसेगा और राल बनाएगा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, पर मजबूरी थी। वो 1 महीना उनके लिए नरक था, हमारे लिए न्याय था। रिया ने नाजुक हाथ छिल गए। अंकुर एसी छोड़कर भट्टी के पास पसीना बहाता रहा। मैंने उन्हें हर पल मेहनत और अपमान का एहसास कराया। महीना पूरा हुआ, दोनों मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। घमंड की सारी राख हो चुकी थी। रिया ने सरला के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अंकुर मेरे पैरों पर लिपट कर रोया। पापा, मुझे सजा दो, मंजूर है, बस नजरों से मत गिराओ। तब सुरेश अंदर आए और हंसते हुए बोले, कैसा लगा बेटा मेरा काठमांडू वाला राज परिवार? दोनों हक्के बक्के समझ गए कि ये सारी साजिश थी। मैंने अंकुर को गले लगाया और कहा, बेटा, बाप बदला नहीं लेता, राह दिखाता है। मैं चाहता तो तुम्हें सड़क पर ला सकता था, पर जिस उंगली से तुम्हें चलाना सिखाया था, उसी उंगली से राह दिखाना भी मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद अंकुर और रिया सच में बदल गए। दोस्तों, माँ बाप वो जड़ हैं जो कभी दिखाई नहीं देती, पर पूरा पेड़ खड़ा रहती है। जिस दिन कोई अपनी जड़ काट देता है, उसका सारा हरा भरा संसार रेगिस्तान बन जाता है। दौलत, शोहरत सब वापस कमा सकते हो, मगर माँ बाप का दिल एक बार टूट जाए तो दुनिया के सबसे गरीब इंसान बन जाते हो। आपके लिए ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के अपनों का ख्याल रखिए और बेल आइकन ऑन दबाना ना भूलें, जिससे हम दोबारा मिल सकें। धन्यवाद। और इससे भी अच्छी कहानी मिलती